हेलो। आज की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम स्टडी करेंगे रेबीज के बारे में। ये लेक्चर आप हिंदी में देख रहे हैं। यदि आप इंग्लिश में स्टडी करना चाहते हैं तो आई बटन पे क्लिक करें। वहां से आपको इंग्लिश लेक्चर का लिंक मिलेगा या आप डायरेक्ट चैनल को भी विजिट कर सकते हैं। रेबीज क्या है? रेबीज को हम हाइड्रोफोबिया या एक्यूट वायरल एनसेफेलोमाइलाइटिस के रूप में भी जानते हैं। यह सेंट्रल नर्वस सिस्टम का एक एक्यूट और बहुत ही फेटल वायरल रोग है। फेटल मतलब श्योर डेथ, जो लाइसा वायरस टाइप 1 के कारण होता है और यह आमतौर पर रेबिट जानवर यानी जो इन्फेक्टेड पर्सन है उनके काटने या लिक करने से, चाटने से अगर स्किन इंटैक्ट नहीं है तो मनुष्यों में फैल सकता है। यह मनुष्यों का एकमात्र ऐसा संचारी रोग है जो हमेशा फेटल होता है। ये ध्यान रखिए, यदि ये डिजीज हो गई तो बचना नामुमकिन है, तो इसलिए बचाव जरूरी है। और बचाव के क्या तरीके हैं? डॉग बाइट की फर्स्ट एड एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है जिसको हम प्रिवेंशन में डिस्कस करेंगे। रेबीज एक विश्वव्यापी रोग है। लगभग 150 से अधिक देशों में ये होता है, फैलता है। हालांकि बहुत सारे मांसाहारी जानवर और चमगादड़ की प्रजातियां इसके प्राकृतिक सोर्स हैं, रिजर्वायर हैं, परंतु ज्यादातर केसेस 99% केसेस जो हैं वो मनुष्यों में डॉग बाइट से आते हैं। इसलिए आमतौर पर इसे लोग कुत्ते के काटने की बीमारी के नाम से भी जानते हैं। कॉजेटिव एजेंट क्या है? रेबीज वायरस के कारण होता है, मीन्स ये एक वायरल डिजीज है जो जीनस लीसा वायरस का एक रेब्डोवायरस है, आरएनए वायरस है और ये बुलेट के आकार का होता है। इसको आप देख सकते हैं, इस टाइप का है। इसमें दो टाइप के मेन एंटीजन होते हैं। एक कवरिंग एंटीजन जिसको हम ग्लाइकोप्रोटीन या जी प्रोटीन बोलते हैं, और एक अंदर की ओर जिसे हम न्यूक्लियोप्रोटीन या एन प्रोटीन के नाम से जानते हैं। यह वायरस जो इन्फेक्टेड जानवर है उसके लार में सीक्रेट होता है, पाया जाता है। रेबीज वायरस जैसे ही बॉडी में एंटर करता है वो मल्टीप्लिकेट होना शुरू कर देता है वहां की जो टिश्यूज हैं उसमें, और नर्व एंडिंग्स के प्रति ये काफी एफिनिटी दिखाता है, उनको उस पे अटैच हो जाता है और पेरिफेरल नर्व्स के माध्यम से ये असेंड करता है टुवर्ड्स सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और एक बार जब ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम में पहुंच जाता है तो वहां भी रिप्लिकेट करता है और अगेन ये डिसेंड होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में, पूरी बॉडी में फैल जाता है और वहां की मसल्स, मायोकार्डियल मसल्स, एड्रिनल ग्लैंड्स, स्किन, अप्रोक्सीमेटली सभी टिश्यूज में ये फैल जाता है और उनको प्रभावित करता है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है? या तो वाइल्ड एनिमल या पेट एनिमल, जो भी रेबीज से इन्फेक्टेड हैं उनसे ये फैल सकता है, जैसे कुत्ते, लोमड़ी, कोयोट, भेड़िया, शियार, स्कंक, रेकून, नेवला आदि जितने भी बाइटिंग मैमल्स हैं उनसे फैल सकता है। विकासशील देशों में जो कुत्ते हैं, डॉग्स हैं, वो इसके प्रमुख रिजर्वायर हैं। जब कोई रेबीज से इन्फेक्टेड जानवर, जिसको कई बार कहते हैं कि पागल कुत्ता है, तो वो यदि काटता है तो वायरस हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं क्योंकि इसकी लार में ये वायरस होता है। वैसे एक ट्रांसमिशन पेशेंट से भी माना जा सकता है। पेशेंट से एक हेल्दी व्यक्ति में यदि वो उसकी लार और जो बॉडी फ्लूइड्स के संपर्क में आता है तो थ्योरेटिकली ये पॉसिबल है, बट प्रैक्टिकली इतना ज्यादा रिकॉर्डेड नहीं है कि कोई ऐसा फैला हो। ये मनुष्य में इंक्यूबेशन पीरियड जो है वो बहुत ही परिवर्तनशील होता है। जानवरों में लगभग फिक्स होता है, शॉर्ट टर्म ही होता है, बट मनुष्यों में ये ज्यादा वेरी करता है। बेसिकली 1 से 3 महीने का हो सकता है, बट 7 दिन से लेकर एज शॉर्ट एज 7 days to years हो सकता है। ये डिपेंड किस पे करता है? बेसिकली ये वायरल लोड पर डिपेंड करता है। किस जगह जानवर ने काटा है, काटने की गंभीरता कितनी है, कितनी गहराई तक गया है, कितने घाव हैं और किस जानवर ने काटा है। इसके अलावा अगर कपड़े के ऊपर से काटा है तो कपड़े ने कितनी प्रोटेक्शन दी है और
फर्स्ट एड कितनी जल्दी दी गई, कितनी जल्दी ट्रीटमेंट शुरू हुआ, इन सब पे डिपेंड करता है कि इंक्यूबेशन पीरियड कितना हुआ। उसके बाद आता है क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस। रेबीज के जो लक्षण हैं वो बहुत ही खतरनाक किस्म के होते हैं। हल्के सिम्टम से लेकर डेथ तक इसकी रेंज होती है। इनिशियल स्टेज पर रोग शुरू होता है केवल सर दर्द से, जर्नल एक कमजोरी फील होती है, अस्वस्थता फील होती है, इसे हम मैलेज कहते हैं। गले में खराश हो सकती है और 3-4 दिन तक चलने वाला हल्का बुखार हो सकता है। धीरे धीरे ये लक्षण प्रोग्रेस होते जाते हैं और नर्वस सिस्टम से संबंधित सिम्टम्स पैदा होते हैं, जिसमें रोगी शोर के प्रति इंटॉलरेंट हो जाता है। जैसे ही कोई तेज आवाज आती है मसल स्पाज्म शुरू हो जाते हैं। तेज रोशनी के प्रति भी ऐसे इश्यू होता है। जैसे ब्राइट लाइट होगी कन्वर्जन शुरू हो सकते हैं। एरोफोबिया हो जाता है। एरोफोबिया मतलब हवा से डर। जैसे ही हवा बहती है चेहरे के आसपास से तो चेहरे की मसल्स और जो इवन मसलों को स्वालोइंग है वो भी प्रभावित होती है, स्पाज्म हो जाता है और कन्वर्जन्स भी शुरू हो सकते हैं। धीरे धीरे ये लक्षण बढ़ते हुए इतने गंभीर हो जाते हैं कि इवन लिक्विड को भी निकलना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, जैसे ही लिक्विड कोई चीज लेता है स्पाज्म हो जाता है और पानी की इवन देखने से पानी को या पानी कहीं चल रहा है आवाज सुनने से भी लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं। इस कंडीशन को हाइड्रोफोबिया कहा जाता है। इसमें आगे अचानक डेथ हो सकती है और कई बार कन्वर्जन आते आते डेथ हो सकती है और कई बार कुछ समय के लिए रोगी बेहोश हो सकता है, कोमा में चला जाता है, फिर डेथ हो जाती है। यानी फाइनल डेस्टिनेशन डेथ है। तो क्या करें? बचाव जरूरी है, वो हम प्रिवेंशन में भी देखने वाले हैं। डायग्नोसिस कैसे करेंगे इसका? सबसे पहला डायग्नोसिस है कि एक हिस्ट्री ऑफ बाइट हो, ठीक है, कोई जानवर ने काटा हो और उसके बाद जो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन हमने स्टडी किए वो यदि आ रहे हैं तो इसका मतलब रेबीज है। कंफर्म करने के लिए टेस्ट कर सकते हैं, स्किन बायोप्सी कर सकते हैं और कोई भी बॉडी फ्लूइड से इस वायरस को आइसोलेट किया जा सकता है, तो पता लग जाएगा कि इसको रेबीज है। ट्रीटमेंट क्या होगा? जैसे अभी हमने कहा ट्रीटमेंट अभी कोई है नहीं, केवल सपोर्टिव ट्रीटमेंट देते हैं। रोगी को एक काम एंड कंफर्टेबल जोन में रखते हैं, वहां ब्राइट लाइट नहीं होनी चाहिए, कोई आसपास शोर नहीं होना चाहिए और आइसोलेट किया जाता है। यदि ब्राइट लाइट और कुछ ऐसा शोर होगा तो जो कन्वर्जन्स है और जो स्पाज्म है वो इंक्रीज हो सकता है। इसके अलावा एंजाइटी और जो बॉडी पेन है उसको कम करने के लिए मॉर्फिन जैसे जो ड्रग्स हैं वो दी जाती हैं। मसल्स को आराम देने के लिए एमआर या मसल रिलैक्सेंट्स दिए जा सकते हैं और हाइड्रेशन पर्याप्त होना चाहिए। इसके अलावा गंभीर स्थिति में रेस्पिरेटरी और कार्डियक सपोर्ट देने के लिए आईसीयू की केयर की जरूरत पड़ सकती है। बट फाइनली डेथ की तरफ क्लाइंट चला जाता है क्योंकि अभी तक इसका कोई इलाज नहीं है। तो इसके लिए आपको क्या करना है? प्रिवेंशन। और प्रिवेंशन प्री एक्सपोजर भी हो सकता है, पोस्ट एक्सपोजर भी हो सकता है, यानी काटने से पहले, काटने के बाद। ठीक है, काटने के बाद हम जो फर्स्ट एड करते हैं उसका बहुत ही बड़ा रोल है इस डिजीज को रोकने में। पहले क्या करते हैं कि जो भी एंजूटिक कंट्रीज हैं, मतलब जहां पर नॉर्मली ये रोग होता है जानवरों में, वहां सभी कुत्तों और बिल्लियों का रजिस्ट्रेशन किया जाए, उनको लाइसेंस दिया जाए और उनका टीकाकरण किया जाए जो पालतू। और कुत्तों और बिल्लियों के लिए जो प्रतिबंध लगाने चाहिए, उनके महत्व के बारे में लोगों को जानकारी दें, उनको शिक्षित करें। उदाहरण के लिए जैसे पालतू जानवर हैं, उनके मालिकों को कहे कि कभी भी इनको बाहर ले जाते समय खुला ना छोड़े। इसके अलावा जो स्ट्रे डॉग्स हैं या स्ट्रे कैट्स, जो भी जानवर हैं, उनको टीकाकरण करने की कोशिश करें, उनकी आबादी को नियंत्रित करें, क्योंकि जितने ये ज्यादा होंगे उतने ही बीमारी फैलने के चांस रहेंगे और उतना ही वो ह्यूमन रेबीज को स्प्रेड करेंगे। जानवरों में रेबीज के लिए सक्रिय निगरानी बनाए रखें, एक्टिव सर्विलेंस करें। एक्टिव सर्विलेंस का क्या मतलब है
कि रूटीनली रैंडमली इन जानवरों की जांच हो, जो भी स्ट्रे डॉग्स हैं, इवन स्ट्रीट डॉग्स हैं या पेट्स हैं, कैट्स हैं, या जो भी जानवर इस डिजीज को स्प्रेड कर रहे हैं, और उनकी लेबोरेटरी की को हम स्ट्रेंथनिंग करें कि जांच इजीली हर एरिया में, हर डिस्ट्रिक्ट में हो सके, ऐसी कोशिश करें। किसी भी स्वस्थ दिखने वाले कुत्ते या बिल्ली जब किसी व्यक्ति को काटता है तो उसको 10 दिन तक बांध के रखना है और उसको क्लिनिकली ऑब्जर्व करना है, क्योंकि यदि उसको रेबीज हुआ तो वो विद इन 10 डेज उसकी डेथ हो जाएगी या सिम्टम्स दिखने लगेंगे रेबीज के। ठीक है, तो इस प्रकार के यदि सिम्टम आ जाते हैं तो हम उसको मार देंगे, या तो अपने आप मर जाएगा या उसको मारना पड़ेगा। तो ये जो रेबीज जानवरों में होता है ये दो प्रकार का हो सकता है, या तो वायोलेंट हो और या बिल्कुल ही काम हो। ठीक है, या तो जो डॉग है वो बिल्कुल ही शांत हो जाएगा, इवन हिलेगा डुलेगा नहीं, और या बहुत ज्यादा वायोलेंट हो जाएगा। रेबीज के संदिग्ध लक्षण दिखने वाले कुत्तों और बिल्लियों को रेबीज से उनको जांच की जाती है और पहले उनको मार दिया जाता है। इवन मार के भी उसके जो ब्रेन है स्पेशली उसकी टेस्टिंग के लिए उसको भेजा जाता है, तो उससे उसका कंफर्म हो जाता है कि इसको रेबीज था। अब जो पोस्ट एक्सपोजर यानी जो ह्यूमन बीइंग है जिसको उसने काटा है, चाहे वो पालतू जानवर ने काटा हो, चाहे जंगली जानवर ने, या इवन चिड़ियाघर में किसी जानवर ने काटा हो, तो उसको पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस पर विचार करना जरूरी हो जाता है। यानी ये मान के नहीं चलना है कि वो जो जानवर जिसने काटा है वो हेल्दी होगा, ये मान के चलना है कि वो रेबीज होगा, क्योंकि यदि एक बार डिजीज हो गई तो प्रिवेंशन जो जो इलाज है वो नहीं है, न के बराबर है, श्योर डेथ है। तो इसलिए तुरंत उसको हम ये मान के चलेंगे कि वो रेबिड था, जानवर इन्फेक्टेड था, और हमें पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस या इंजेक्शन लेना चाहिए। पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस का जो मेन उद्देश्य है वो क्या होता है कि जो इनोकुलेटेड वायरस हमारी बॉडी में गया है उनके नंबर को कम करना, यानी वायरल लोड को कम करना। तुरंत वैक्सीन देने से क्या होगा कि वहां पर जो वायरस है उनका नंबर कम होगा, और जितनी जल्दी हम वो इंजेक्शन देंगे उतनी ही जल्दी उनको मल्टीप्लिकेशन या नर्व एंडिंग्स के साथ जुड़ने का टाइम नहीं मिलेगा। ठीक है, तो डॉग बाइट या किसी टाइप के इन जानवरों के बाइट को आपातकाल या इमरजेंसी समझना चाहिए। और जो हाई रिस्क वाले व्यक्ति हैं, जैसे पशु चिकित्सक हो और वहां का स्टाफ हो, वन्य जीव संरक्षण कर्मी हो, पार्क के रेंजर्स हो, या संगरोध कैनल कहते हैं क्वारंटीन कैनल्स जो होती हैं, वहां के जो कर्मचारी हैं, रेबीज के लिए काम करने वाले, उनके लिए जांच की प्रयोगशालाएं, फील्ड कर्मी, रेबीज के जो एंडेमिक एरियाज हैं वहां कोई लंबे समय तक के लिए रहने जा रहा हो तो उन सबको प्री एक्सपोजर टीकाकरण भी करवाना चाहिए। रेबीज की रोकथाम में प्राथमिक उपचार या फर्स्ट एड बहुत महत्वपूर्ण है। काटने के सभी घावों और खरोंचों का शीघ्र और पर्याप्त लोकल ट्रीटमेंट पहली आवश्यकता है इस डिजीज को रोकने के लिए। स्थानीय उपचार का उद्देश्य होता है कि जो तंत्रिका अंत है, मतलब जो नर्व एंडिंग्स हैं, वहां पर वायरल के चिपकने से पहले, अटैच होने से पहले हम उनकी संख्या को कम कर दें। ठीक है, और जितनी जल्दी पॉसिबल हो वायरस को हम वहां से निकालें, वायरल लोड को कम करें। तो इसके लिए क्या होगा, सबसे पहला होगा वहां की क्लीनिंग। ठीक है, तो घाव की क्लीनिंग जरूरी है। तो घाव को हम रनिंग वाटर में सोप और वाटर से उसको क्लीन करेंगे लगभग 15 मिनट तक। ठीक है, तो जितना पॉसिबल हो हम वायरस को कम कर देंगे। यदि साबुन नहीं है तो भी सिंपल रनिंग वाटर से उसको घाव को धोएंगे। उसके बाद वहां पर जो बचे खुचे वायरस हैं उनको संख्या को कम करने के लिए 70% एल्कोहल का यूज करेंगे। यहां पर आप एल्कोहल लिख लीजिए, क्योंकि शराब लिखा हुआ है हिंदी में थोड़ा सा।
उसके बाद भी कुछ वायरस घाव में रह जाते हैं तो उसको क्लीन करने के लिए हम 70% 40 to 70% एल्कोहल का यूज करेंगे। इसके अलावा आयोडीन, पोविडीन आयोडीन, टिंचर आयोडीन, ये सारे वायरोसाइडल एजेंट हैं, इनसे हम उस घाव को क्लीन करेंगे। उसके बाद वैक्सीनेशन के लिए जाएंगे। एंटी सीरम और सिंपल वैक्सीन जो कुत्ते के काटने के बाद लगाया जाता है उनका यूज करेंगे। एंटी सीरम का उपयोग कन्फर्म रेबिड केसेस में नॉर्मली किया जाता है कि जब जिस जानवर ने काटा हो वो कन्फर्म है कि रेबिड है तो एंटी सीरम का यूज करते हैं, अदरवाइज वैक्सीन अकेला पोस्ट एक्सपोजर वैक्सीनेशन सफिशिएंट है। तो एंटी सीरम का उपयोग में दो टाइप के एंटी सीरम्स यूज में लेते हैं, ह्यूमन रेबीज इम्यून ग्लोबुलिन HRIG और इक्वीन रेबीज इम्यून ग्लोबुलिन ERIG। इनसे जो साइट है काटने की उसको इनोकुलेट किया जाता है, उस साइट पर इंजेक्शन दिया जाता है ताकि जो वायरस है उनको एज अर्ली एज पॉसिबल डिस्ट्रॉय किया जा सके। इसके बाद एक दूसरी जो IM साइट है वहां पर इंजेक्शन भी देते हैं ताकि एक्टिव इम्यूनिटी भी आ सके। प्यूरिफाइड सेल कल्चर वैक्सीन और एग एम्ब्रियो वैक्सीन, ये दो प्रकार के वैक्सीन हमारे पास टीकाकरण के लिए, रेबीज के लिए उपलब्ध हैं। ये बहुत ही प्रभावी होते हैं इसको रोकने के लिए, प्रिवेंशन के लिए। इन टीकों का उपयोग प्री एक्सपोजर के साथ साथ पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस में भी किया जा सकता है। नॉर्मली 1 ml डोज 0, 7 और 20 फर्स्ट डेज IM के रूप में इसको दिया जाता है। इसके अलावा प्रिवेंशन में हम रिपोर्टिंग पे भी जोर देते हैं, कम्युनिटी में स्प्रेड ना हो। तो रिपोर्टिंग में क्या करेंगे कि जितने भी रेबीज के केसेस हैं या डॉग बाइट के केसेस हैं उनको रिपोर्ट किया जाता है स्थानीय जो कम्युनिटी है, जो अथॉरिटी है उसको, ताकि वो क्विक एक्शन कर सके। ऐसे रेबिड वाले जो इन्फेक्टेड पर्सन जो एनिमल है उनको जल्दी से जल्दी खोज के निकाल के उसको आइसोलेट करें, उसको सेक्रीफाइस करना होता है। इसके अलावा आइसोलेशन क्या होगा कि जो कंफर्म रोगी आ गया है उसको आइसोलेट किया जाता है, क्योंकि पर्सन टू पर्सन भी स्प्रेड हो सकता है थ्योरेटिकली। तो उसको हम रेस्पिरेटरी आइसोलेशन और जो सिक्रीशन आइसोलेशन है और कॉन्टैक्ट आइसोलेशन ये करेंगे ताकि डिजीज स्प्रेड ना हो। इसके अलावा डिसइंफेक्शन, दो टाइप के डिसइंफेक्शन आप जानते हैं, वो करना है। कॉन्करेंट एंड टर्मिनल डिसइंफेक्शन, रोगी की जो लार है उससे या बॉडी के कोई भी फ्लूइड हो उससे कंटामिनेटेड जो भी आर्टिकल्स हैं, लिनन है, उन सबको डिसइंफेक्ट किया जाता है। और रोगी से रोगी को भी, जैसे हमने अभी बताया कि थ्योरेटिकली वो चांस है रोगी से सामान्य व्यक्ति को या जो केयर गिवर्स हैं उनको फैल सकता है। तो हम उनको एजुकेट करेंगे कि वो अपना पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स यूज करें ऐसे रोगियों की केयर करते समय। थैंक यू स्टूडेंट्स इस वीडियो को देखने के लिए। ऐसे ही उपयोगी वीडियोस देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, फेसबुक पेज लाइक कर सकते हैं और अपने नोट्स बनाने के लिए mynursingstudents.blogspot.com इस ब्लॉग को विजिट कर सकते हैं। फॉलो कर सकते हैं मुझे ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर और फेसबुक ग्रुप नर्सिंग नोट्स ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।